हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, सब बिंदास। तो आइए देखते हैं। हम लोग भारत पे विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा किए थे। सबसे पहले फारसी आक्रमण, दो साम्राज्य के बारे में देख रहे थे। विदेशी आक्रमण में एक तो आता है फारस वाला, फारस का। उसके बाद यूनान का आता है। यूनान से कौन रहता है? सिकंदर रहता है। ये साइरस इसका रहता, पहले साइरस करता है, साइरस। उसके बाद डेरियस, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम इसका नाम है, ठीक। ये करता है, हमला करता है। ये असफल हो जाता है, ये जीत नहीं पाता है। ये सिंधु क्षेत्र को जीत लेता है। उस साइड का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान, काबुल, कंबोज वगैरह, उसको ये जीत लेता है डेरियस प्रथम। और इससे बताया जाता है कि 360 टन के सोना इसको प्राप्त होता था। सोना इसको प्राप्त होता था इस क्षेत्र से, मतलब काफी अधिक उपजाऊ था ये वाला क्षेत्र जो था, इस साइड वाला। तो कल का वीडियो जो था उसमें विदेशी आक्रमण के बारे में उसमें कट गया था, तो उसकी पूर्ति हम कर देते हैं यहाँ पे। फिर आते हैं यूनान वाला। यूनान पे फिलिप द्वितीय यहाँ शासन कर रहा था। फिलिप द्वितीय, फिलिप सेकेंड। इसका पुत्र होता कौन? सिकंदर। सिकंदर, सिकंदर का गुरु कौन? अरस्तु। 326 ईसा पूर्व में ये भारत पर आक्रमण करता है। 323 में ये जाते वक्त बेबीलोन में इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक। उसके बीच में ये आने जाने का क्रम है इसका। अब देखते हैं इसका। तो कहानी हम लोगों ने कल देख लिया थी कि कैसे आता है इसका। इसके बाद साइरस के बाद एक और आता है। तो जब ये डेरियस, डेरियस तृतीय को मार देता है ये। उसके बाद यूनान पे, यूनान वाला इस पे हमला कर देता है। उसके बाद हकमनी साम्राज्य, ये जो फारस वाला है ये हकमनी साम्राज्य का है, हकमनी वंश का। हकमनी वंश का अंत कर देता है पूरी तरीका से। उसके बाद पूरा इसका शासन हो जाता है। 2 वर्षों तक यूनान वासियों को पूरा प्रेरित करता है सिकंदर की युद्ध करने के लिए। उसके बाद इसको खत्म करता है। फिर उससे पहले ये डेरियस रहता है। डेरियस का एक पुत्र आता है, वो भारतीय जब जीतता है, यहाँ से इतना धन प्राप्त होता है इसको सालाना। तो उसके बाद ये इसका जो पुत्र है वो भारतीय सैनिकों को सर्वप्रथम प्रवेश करवाता है अपने सेना में। भारतीय सेना इस सेना में प्रवेश करते हैं इसी टाइम पे। तो ये सिर्फ आता है, ये दोनों का आक्रमण होता है। आक्रमण के बारे में देखते हैं, कल से जहां से छूटा है इसका उसको बता रहे हैं हम। तो आक्रमण के बारे में बता दिए थे हम। इसमें प्रथम इसका जो एक पुत्र था, इसका जो उत्तराधिकारी था, यही भारतीय सैनिकों को अपने सेना में शामिल किया था, ठीक। और ये फिलिप सिकंदर। अब सिकंदर आता है तो सबसे पहले अशवक का राजा, अशवक की रानी, वहां की एक रानी थी। रानी का नाम क्या बताए थे? किरपा। किरपा बेचारी एक औरत थी वहां। ये अपने यहाँ के औरतों को पूरा प्रोत्साहित की लड़ने के लिए। और सारी महिला सेना जो था ये लड़ी, बहुत ही बहादुरी से लड़ी। लेकिन सिकंदर पूरे कत्लेआम, पूरा खूनखार था और कत्लेआम मचाते हुए पूरा नरसंहार किया। बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा, सबका नरसंहार कर दिया। उसके बाद ये हार गई। अब इसी के बगल में था, इधर अशोक के बगल में था तक्षशिला। इसका राजा, तक्षशिला का राजा आम्भी था। ये सारे बात हमने कल बता दिया है, समझ गए। इसके आगे कुछ पॉइंट छूटा था इसमें। तो ये आम्भी था, आप देख लीजिएगा जाकर के पीछे वाला वीडियो। आप पूरा डिटेल हम इसमें बता दिए थे आपको। ये आम्भी था। आम्भी डरपोक था, कायर, ये कमीना ऐसा था कि यही जाकर के सिकंदर से मिल जाता। इसको लगता है कि अगर सिकंदर इतना खूनखार है कि यहाँ पास इतना कत्लेआम मचाया है, हम तो और कमजोर है भाई, अगर आता है तो हमारे पास तो और ज्यादा कत्लेआम मचाएगा। तो आम्भी कमीना क्या करता है, जाकर के मिल जाता है उससे, चोट्टा कहीं का ही। अगर ये और पुरु का राजा पोरस, जो पोरस थे, ये दोनों मिल करके अगर चाहता तो सिकंदर को रोकने का प्रयास तो करता कम से कम। जीत और हार तो बाद की बात है। जैसे कहता है ना कि हार और जीत तो बाद की बात है, मगर कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। तो वही ये दोनों कोशिश अगर करता तो सिकंदर को रोकने का, तो सिकंदर रुक सकता था। लेकिन ये नहीं किया और ये उसका दिया इसको, इसके तरफ
अभी क्या करता है कि सिकंदर अब हमला करता है, तो सिकंदर हमला करता है। दोनों अब बता दिए थे दोनों की झेलम नदी के पास में पहली बार सिकंदर का सेना हाथी देखता है। हाथी से इसका कोई परिचय नहीं हुआ था, हाथी कभी देखा भी नहीं था ये लोग बेचारा। तो और 17 मील जाकर के इधर से हमला करता है। इसका सेना, दो सेनापति का नाम भी बता दिए थे। एक कौन, इसके दो सेनापति, एक जल सेनापति एक थल सेनापति था। जल सेनापति निर्याकस था, जल सेनापति निर्याकस, और थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। अब यही सेल्यूकस निकेटर आता है पूरा एकदम मनोबल में, कैसे जैसे कि कोई बच्चा है, अब उसको मना कर रहा है तो नहीं मानता है, तो ये भी नहीं मानता। उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 305 बीसी में ये आक्रमण करता है। आक्रमण करता है उसके बाद तो खुद हारवे करता है, उसके बाद अपना बेटियों को हार जाता है। ये सोचता कि अब बेटियां भी है कि वो उपाय है, बढ़िया थी। इसका बेटी का नाम हेलेना था, कार्नेलिया कहीं कहीं लिखा रहता, बताएंगे इसके बारे में जब मौर्य साम्राज्य में एंट्री करेंगे, उसके बाद इसको बताते हैं हम, इस पे पूरा चर्चा करते हैं। तो अब ये आता है, ये सिकंदर पोरस हार जाता है। अब बेचारा पोरस, लेकिन पोरस इस सिकंदर को घायल भी कर देता है। और इसका एक घोड़ा था, घोड़ा का नाम बहुकेफला। अब बोलता है सिकंदर कि भाई तू मारिए दिया है, ऐसा बात है तो अब तुम क्या करो कि हमारे जो घोड़ा को मारे हो इसके नाम पर एक शहर बसा दो। और एक जीत का नगर, उसे विजयनगर, एक विजय का नगर, ये हर एक जगह इसका यही काम रहता था कि जहां भी जाता था जीतता था। एक जीत का नगर, एक विजय नगर उसे बनाता था वहां पास। उसके बाद ये अपना घोड़ा के नाम पर 2 ठो ये शहर बसाया यहाँ पास। उसके बाद का अगर ऐसा है कि जब ये हार गया तो पूरा ये इससे पूछता है, सिकंदर पूछता है पोरस से कि बताओ पोरस कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस कहते हैं कि वही सलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, मतलब दूसरे राजा शत्रु के साथ जो सलूक करता है। तो अब इससे बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और सिकंदर का पत्नी रुखसाना खूबसूरत रहती है, पूरा विदेशी है, विदेशी ब्रांच वाला है, तो खूबसूरत है पूरा ये रुखसाना। और रुखसाना शायद इसका बड़ाई करने लगती है पूरा पोरस का। उसके बाद क्या करता है, रुखसाना से ये राखी बनवा देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उस वजह से इस राखी बनवा देता। अब ये बेचारा हार गया है। अब पोरस को कहा जाता है कि अब जब ये इस साइड वाले इलाके पे हमला करता है, इस साइड पे पूरा रहता है, ये ऊपर वाला है, ये पूरा इधर वाला जीत लेता है ये। उसके बाद कहता है कि ये मगध वाला रीजन था इस साइड में। अब कहता है कि जब झेलम नदी के पास आता है, झेलम नदी से तो इसी से होता है लड़ाई, झेलम नदी के तट पे। अब कहता है कि जब हम मगध पे आक्रमण करेंगे तो पोरस तुम हमारा साथ देना। एक शर्त था इसके साथ। अब बेचारा पोरस करता भी तो क्या करता, कोई ऑप्शन तो नहीं था ना इसके पास में। तो बस पोरस हाँ भर दिया इसमें। और उसके बाद अब बारी आता है किसका, कि ब्यास नदी को क्रॉस करके मगध पे आक्रमण करना, जो कि मगध उस टाइम पे बहुत ही बड़ा था। अब मगध पे आक्रमण, पहले हम सिकंदर को घुरा देते हैं, उसके बाद इसको घुमाने के बाद अब सिकंदर जब चला जाएगा यहाँ से 326 से जब आता है, 19 महीना ये पूरे भारत में रहता है। 325 ईसा पूर्व के करीब करीब ये रिटर्न हो जाता है। यहाँ से बहुत कुछ लेके भी जाता है, जैसे बढ़ ही जाता है। उसके बाद ये अपना जो इसका जल सेनापति निर्याकस होता है उसको बोलता कि तू सिंधु नदी का व्यापार का रास्ता खोजो, जल मार्ग खोजो, सिंधु से फरात नदियों के बीच जाने का रास्ता खोजने के लिए कहता है इसको। तो ये जाता है उस साइड से, इसका निर्याकस सेनापति इसका। और ये खुद स्थल मार्ग से जाता है। उसके बाद इसका जो एक ये था सेल्यूकस, उसको गवर्नर बना देता है, जो जीता हुआ इसका प्रांत है उसका गवर्नर बना देता है। और फिर तो ये निकल लेता है, तो वही बेबीलोन में होता है। इसका मृत्यु का रहस्य बताएंगे कि इसका मृत्यु कैसे होता है। कहीं तो ये बताया जाता है कि इसे अतिसार, डायरिया, पेचिस पेट का बीमारी हो गया था। लेकिन एक और किंवदंतियां ऐसी है कि बताया जाता है, कहा जाता है कि चाणक्य जो थे वो सिकंदर को जहर दे दिए थे, और वो जहर के प्रसिद्ध थे, एकदम सुप्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थे चाणक्य। अब ये जहर के बारे में चर्चा हम करेंगे जब इसको खत्म करके। अभी सिकंदर को भेजा देते हैं हम। सिकंदर कहाँ है अभी
अभी सिकंदर भारत में ही है। तो अब भारत में ही हम देखते हैं, अब ये ब्यास नदी का तट है। तो ब्यास नदी के तट पे क्या होता है कि ये अपना सेना को तैयार करता है कि अब कहाँ हमला करना है, मगध पे हमला करना है। अब मगध से इस वजह से सिकंदर ज्यादा प्रभावित था कि प्रभावित होने का कारण जो इतिहास के पिता थे हेरोडोटस, हेरोडोटस अपने पुस्तकों में पूरा बढ़िया तरीका से मतलब भारत को अकूत संपत्ति खजाना का प्रदेश लिखे हुए थे। उसमें भारत के बारे में कि भारत धन संपदा से परिपूर्ण है, पूरा भरा पड़ा है भारत। अब उस बात को जीतने का, उस बात को अब ये सोचा कि सिकंदर कि अगर जीत जाते हैं भारत को तो बहुत ही मतलब खजाना, यानी कि अब आर्थिक कमी तो इसके पास रहेगी नहीं, आर्थिक कमी से तो सिकंदर छुटकारा पा जाएगा। उस वजह से जीतने की भी चाह थी। और उसके बाद इसका ऐसा मानना था कि जो कैस्पियन सागर है पूर्वी क्षेत्रों में, बताए जैसे सिकंदर को क्या बताया जाता कि सिकंदर विश्व विजेता है, सिकंदर विश्व विजेता है। तो विश्व विजेता कहने का मतलब भैया कि उस टाइम पे जितना पृथ्वी का ज्ञान था, जितना लोगों को पता था कि इतना ही पृथ्वी है, तो उस हिस्से में ये 5% हिस्सा ये अपना जीत चुका था। अब जितना भी हो उसमें अभी के अनुसार से देखें तो ये पूरे धरती का मात्र 5% हिस्सा ही जीत पाया था। लेकिन उस टाइम पे जितना लोगों को पता था उतने में ये विश्व विजेता कहलाया। इसे लगा कि बस ये भारत जीत गए, उसके बाद इसका विश्व विजय अभियान सफल हो जाता। तो अब ये निकलता है विश्व विजेता बनने की तरफ। तो अब ब्यास नदी पर अब ये अपना सेना को तैयार करता है। तो सबसे पहला तो ये पूछता है कि भाई कितना है वहां मगध में, कितना है सेना है। तो पूछता है अब कहीं आप जा रहे हैं तो आपको उस रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है, उस गांव उस शहर के बारे में जानकारी नहीं है। तो अभी तो आप लोग गूगल कर लेते, तो बट उस टाइम पे तो गूगल नहीं होता था ना। तो उस टाइम पे लोग पूछते थे, अभी भी पूछते हैं। तो बस पूछे एक व्यक्ति से, उस गांव अगल बगल के लोगों से पूछे जो वहां के विद्वान थे, वहां के पढ़े लिखे ज्ञानी लोग थे, जिसको सेना के बारे में कुछ जानकारी था। तो उन लोगों ने बताया कि पूछा पहले इनसे कि आपके पास कितना सेना है। तो ये बोला 40-50 हजार रहे सेना हमारे पास, क्योंकि सिकंदर के पास सेना कम था उस टाइम पे। अब ये क्या होता है कि जब ये इस साइड से पूरा, अब ये कहां से आ रहा है, पूरा सीरिया फ्रांस में, सॉरी सीरिया इराक ईरान, इधर पूरा अभी जो देख रहे हैं अफगानिस्तान किर्गिस्तान, ये सब सारे क्षेत्रों को ये जीतते हुए भारत एंट्री मारा था। और हिंदू कुश पर्वत से इस प्रकार से, ये हिंदू कुश पर्वत है, नीचे सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियां हैं। ये हिस्ट्री में आपको पढ़ने का रहेगा। सबसे प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला था सुलेमान और किर्थर पहाड़ियों के बीच से, मेहरगढ़ से। तो ये आपको हिस्ट्री में ही है, बट ये आपका हड़प्पा सभ्यता का है कि प्रथम साक्ष्य जो प्रमाण मिलता है। तो इसी के बीच से ऊपर से ये आता है, यहाँ एंट्री मारता है। और ये सिंधु नदी है। उसके बाद ये जाता है, अब ब्यास नदी है, अब ब्यास को पार करता है। झेलम को पार करने का रास्ता आपको बताए थे कि कैसे किया था झेलम को पार। आगे बढ़ा करके सेना को ले गया था और 17.5 मील आगे जा करके झेलम के, जब पानी कमा था गर्मी के टाइम पे, पानी कमा था इससे झेलम से, तब जाकर के इधर से एंट्री मारा और इधर दोनों का सेना था इस साइड में। तो अब ये क्या करता, पूछता है भाई कि कितना सेना है। तो ये कहता है कि हमारे पास तो 40-50 हजार सेना है, कहा कि जीतते हुए आया था उधर से। तो सेना इसके पास इकट्ठा कर लिया था। पहले होता था क्या, जैसे कि अगर जीता, अब जैसे कि पोरस के साथ जीता, तो पोरस का जो सेना था, पोरस का सेना अब इसका सेना में शामिल हो गया। तो उस प्रकार से अगर हजार भी हो, 2-4 हजार 5 हजार भी हो, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ जाएगा। तो बस वैसे ही बढ़ते रहा। तो वो कहता है, वो जो एक था, तो वो कहता है कि आपके पास इतना है पूरा सेना मिला करके। तो वहां का जो लोग है वो बताता है कि महाराज क्या बात करते हैं आप, अरे 2 लाख तो पैदल सैनिक है उसके पास। उस समय घनानंद था शासक। घनानंद तो था ही, जैसा क्रूर शासक था, बताए भी थे आपको कि बहुत टैक्स लगा दिया था प्रजा पे। उस वाले वीडियो में हमने घनानंद के पास आकर के रुका था। उसके बाद विदेशी आक्रमण स्टार्ट किए हैं, और विदेशी आक्रमण में फारस यूनान वाला ये आक्रमण है, इराक ईरान वाला। उसके बाद ये खत्म होता है। उसके बाद हम लोग फिर से घनानंद से, अब घनानंद के पास आ गए, करीब आ गए हम लोग। आप पूरा बढ़िया तरीका से तभी समझ पाइएगा जब पिछले वाले वीडियो को देखिएगा, जो वीडियो सीरीज बनाया गया है उसे आप देखिएगा।
तो आप कहानी एक दूसरे से रिलेट कर पाएंगे। ऐसे नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट देखते तो आप जाकर के देखिए पीछे, एक तरीका से एक सिस्टमैटिक वे में आ रहा है, क्लास चलते हुए आ रहा है। तो अब जब पूछता है तो कहता कि 2 लाख सेना है, तो इसका सेना भी डर जाता, और उसके बाद इसके सेना में ये बात फैला दिया जाता है। अब यहीं पास आता है, अब चाणक्य का एंट्री हो जाता है। अशोक जो रहता है, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, अब चंद्रगुप्त मौर्य इसके सेना में जाकर के एंट्री करते हैं। चाणक्य के देन से, चाणक्य के बारे में बताएंगे हम, पहले इसका सेना को एंट्री करवा देते हैं, इसको घुमा देंगे यहाँ से, उसके बाद फिर देखते हैं अशोक के बारे में। तो ये इसका सेना सबसे पहले तो ये रह रहा है यहाँ पे 19 महीना तक के, ये यहाँ डेरा डंडा जमाए हुए है सिकंदर, लेकिन कोई उपाय नहीं चल रहा। इसका सेना में अब ऐसा भ्रामक बात फैला दिया गया कि ये जो इस साइड का जो क्षेत्र है ना, ब्यास नदी का पार, ये देवों की भूमि है, देवों की भूमि है। यहाँ गॉड रहते, गॉड फादर रहते। वो लोग तो ईसाई लोग था, वो लोग दूसरे धर्म को मानने वाला था, तो उसे बताया गया कि गॉड फादर रहते इधर। इधर जो भी जाएगा ना तो वो लौट करके नहीं आ पाएगा। जो भी इस नदी को पार करेगा ब्यास को, वो लौट करके नहीं आएगा इधर से, और उसके भविष्य में बच्चे भी नहीं होंगे, उसका घर परिवार सब उजड़ जाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारा भ्रामक बातें फैला दिया गया। और बताया जाता है कि सिकंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो 2-4 को जहर दे दिए थे। एक ग्रुप में जाकर के धीरे धीरे भेष बदल करके उसके सेना में शामिल हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य इसके सेना में शामिल हो जाते हैं और जहर दे देते हैं, 2-4-10 ठो को जहर दे देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि तुमको विश्वास नहीं ना हो रहा है कि ब्यास नदी पार करोगे, उसके बाद लौट करके नहीं आओगे। तो एक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता था कि जैसे कि अभी जहर दिया तो वो 3 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा, 1 दिन बाद, महीना, ऐसा जहर था उस टाइप बना हुआ। तो ये दिया, और उसके बाद इसको कुछ टाइम के बाद घुमाने के लिए ले गया ब्यास नदी का पार करा करके। उसके बाद जब ले जाता है तो उधर से आता ही नहीं है। अब तो सेना में पूरा हड़कंप मच गया। और सिकंदर के सेना में ऐसा भी था कि बहुत दिनों से ये लंबे संघर्ष पे था, बहुत दिनों से युद्ध करता आ रहा था, और इसका सेना बहुत ही थका हारा और बहुत दिनों से परिवार से मिला नहीं था। तो एक इमोशनली, अब अभी का टाइम थोड़ी ना है कि व्हाट्सअप कर दें, वीडियो कॉल करें, देख लेते हैं। अभी तो कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई उपाय नहीं है। उस टाइम पे कोई उपाय नहीं है, अभी तो है कम से कम। तो अब इमोशनली भी लोग कमजोर हो चुका था। और उसके बाद ऐसा भ्रामक बातें जब फैल गया, उसमें बहुत सारा नवयुवक भी था, बेचारा शादियों भी नहीं किया था, उमंग में विश्व जीतने के चक्कर में निकल गया सिकंदर जैसा। तो अब जब सिकंदर आता है तो इसी पर सेम सिकंदर के तरह ही हिटलर भी अपने जर्मन वासियों को इसी प्रकार से प्रेरित करता है, और वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन बनता है। और जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री आएंगे, एंट्री मारेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो इसका धमाकेदार तरीका से, एकदम शानदार तरीका से इसके बारे में बताएंगे कि हिटलर का नीतियां क्या था, कैसे कैसे किया। तो अभी सिकंदर के बारे में देखते हैं। तो अब आता है, अब इसका सेना में जाता है लेकिन हो नहीं पाता। इसका सेना कहता है कि अब हमसे होगा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। कहता कि आप हमको मार दीजिए लेकिन अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो सिकंदर एक ऐसा राजा कि किसी से भी नहीं हारा, ऐसे ही विश्व विजेता नहीं है। सिकंदर किसी राजा से नहीं हारा, सिकंदर खुद अपनी सेना से हार गया। समझे? सिकंदर किसी राजा से नहीं हारा है, सिकंदर अपनी सेना से हार गया। अब ये सेना से हार गया, शहर वगैरह बसा दिया है, कुछ दिन रहा, यहाँ से बढ़ी ले जाता है, आता है। उसके बाद इसका देखो, अब ये सब सेना आता है, रिटर्न होकर के चला जाता है। एक उसको पगलवा को, उसका जो बेटी ब्याह था, क्या नाम है उसका, सेल्यूकस निकेटर। अब इसको गवर्नर बना देता है, इस साइड का ये गवर्नर रहता है। तो अब सेना में अब एंट्री चाणक्य और चंद्रगुप्त का होता है। तो अब इसको हम यहीं पास रोक करके रखते हैं। सिकंदर को अभी हम ब्यास नदी के पास ही रोक करके रखते हैं, ठीक, कि सिकंदर अभी ब्यास नदी के पास ही रहो। अब बात क्या होता है कि मगध पे उस टाइम पे जो ये पूरे भारत का रीजन जो था, ये पूरे मगध वाला जो रीजन था इस साइड पे, इधर पूरा ये
थोड़ा मगध था, बहुत ही शक्तिशाली। ठीक, अब ये मगध में होता है क्या कि यहाँ का राजा घनानंद, पहला तो इससे जनता परेशान, इतना मैक्सिमम ये टैक्स ही लगा देता है कि अनेक प्रकार का टैक्स लगा देता है जनता पे, और जो मन में आता इसका सेना सैनिक जो मन में आता सब जो करता। 2 लाख तो इसके पास सैनिक थे, सिर्फ पैदल सैनिक। 3000 से 6000 हाथियां था इसके पास, 3000 हाथी, 6000 अश्वरोही घोड़ा वाला। इतना विशाल सेना का स्वामी था ये घनानंद, किसी का हिम्मत नहीं था इससे टकराने का। तो घनानंद क्या करता है कि इससे पहले जब चाणक्य के पिताजी, चाणक्य उस टाइम पे 14 वर्ष का ही था, वो महापद्म नंद की बात है। उसके बाद उसका ये घनानंद आता है, तो उसके पिता का भी ये लोग क्या करता है कि सर कटवा करके किसी देशद्रोह के मामले में सर कटवा देता है उसका पिता का, और चौराहे पे टांग देता है चाणक्य के पिता का। जब चौराहे पर टंगवा देता है भाई, तो उसके बाद चाणक्य जाता है, देखता है अपना पिता का चेहरा, और उसके बाद वो शपथ लेता है कि जो खून निकलता है उस खून को अपने हाथों में लेकर के शपथ लेता है कि जब तक मैं इस घनानंद, इस घमंडी पाखंडी घनानंद का घमंड ना तोड़ दूं, इसके साम्राज्य का विनाश ना कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा ना खोलूंगा। एक और किंवदंतियां कहानियां बताई जाती है कि जब चाणक्य जाता है, इसे बुलाया जाता है घनानंद के पास, चाणक्य खुद जाता है। जब देखता है कि ये जब तक्षशिला पे आक्रमण होता है, उसके बाद चाणक्य समझ जाता है कि ये सब तो अब रोक नहीं पाया। अब चाणक्य निकल जाता कहाँ की, वो देखता कि सबसे बड़ा शासक, सबसे बड़ा राजा, अब अगर कोई बचा सकता है सिकंदर के आक्रमण से तो वो है घनानंद। अब ये पहुंचता है घनानंद के पास, तो घनानंद इसका बेइज्जती करके कहता है अरे वो डरपोक है, वो कैसे आएगा, इसे इसे पूरा बताता है इसको, और इसको ढकेल देता है। इसका अपना सैनिक के द्वारा कहता है कि इसको ढकेल दो, तो इसका शिखा खुल जाता है। चोटी, पंडित जी चोटी बांधते थे पीछे, तो वही चोटी जब खुल जाता तो उसी के बारे में कहता है कि ये प्रण लेता है चाणक्य कि मैं अपनी शिखा तब तक ना खोलूंगा, बांधूंगा, जब तक इस घमंडी पाखंडी का घमंड ना तोड़ दूं। अब ये थके हारे मन से ये मगध से इधर से निकल ही रहे थे, तो रास्ते में ही इनको एक बच्चा मिलता है, और वो बच्चा जो है राजा का खेल खेल रहा था, समझ गए? वो बच्चा राजा का खेल खेल रहा था, और वो बार बार उसमें बहुत ही चतुर था बच्चा, बहुत ही दिमाग से। ये चाणक्य था, ये तो तक्षशिला, उस टाइम तक्षशिला का ये प्रोफेसर आचार्य भी थे, और वहीं शिक्षा ग्रहण किए थे। जैसे अभी भी होता ना, पढ़ते पढ़ते उसी कॉलेज में थी हो जाता है, प्रोफेसर हो जाता है। तो ये उसी टाइम पे एक बच्चे से जब मिलता है इनको, राजा का खेल खेलते रहता वो बच्चा, तो बहुत उसका प्रतिभा देख करके बहुत ही मतलब प्रसन्न होता है चाणक्य। और इतने में क्या होता है कि खेलते जंगल में खेलते वक्त कहा जाता है कि उसके बगल में जब वो बच्चा रहता है वहां पे, और जब जाता है जंगल की ओर जाता है, देखता है जंगल में तो खेल ही रहा था। उसके बाद क्या होता है कि उधर से एक चीता का आक्रमण होता है, और ये राजा का खेल खेल रहा था, सब दोस्त इसका पीछे भाग जाता है। उसके बाद ये तलवार निकालता है और अकेले ही चीता से भिड़ जाता है। तब इसका बहादुरी देख करके वो प्रसन्न हो जाता है। वो पूछता है इसे कि इतना हिम्मत तुम में कैसे आया? तो वो जो बच्चा था उसी का नाम था, जो राजा बना था खेल में, वही था चंद्रगुप्त मौर्य। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य कहता है कि हमें तो अकेले ही लड़ना है ना, हम राजा बने थे खेल में। राजा का मतलब होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का रक्षक, प्रजा का सुख में उसका सुख, प्रजा के दुख में उसका दुख, असल में वही राजा है। और यही बात लेकर के चलता है। तो अब कहता कि जब पूछता कि क्यों इतना कर रहे हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य जवाब देता है कि हमें तो अकेले ही लड़ना है ना। तो पूछता है चाणक्य क्यों? तो वो कहता है, बच्चा कहता है कि अब इससे भी अकेले ना लड़ पाऊं तो फिर उस घनानंद से मैं कैसे अकेले लड़ पाऊंगा?
तो घनानंद तो उसका दिमाग खुल जाता कि अरे हमरो शत्रु एकरो शत्रु दोनों सेम, तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त, तो दोस्त हो गया दोनों। अब कहता समझ जाता है, तो उसी के बाद कहता क्यों, तो कहता मेरी माँ का मतलब वो अपमान किया, अपमानित किया है, उसका बदला लेना है उससे। और ये कहा जाता है कि वहीं पास फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो था खिचड़ी खा रहा था, तो खिचड़ी जो दिया था थाली में, जो दिया था उसको खाने चंद्रगुप्त मौर्य को, तो वो बड़ा देर से खा रहा था, पूरा धीरे धीरे धीरे। अब गर्म है तो बेचारा बचवा कैसे खाए, तो धीरे धीरे खा रहा, कभी बीचे से उठा लेता, कभी इधर से उठाता, कभी उधर से खाता, एक और लेता खाता। तो फिर पूछता, उसका मैया बोलती है कि अभी तक तू खाइए रहा है, तो कहता क्या करें हम, गरम है ये, कैसे खाएं इसको जल्दी जल्दी। तब उसका माँ कहती है कि तो साइड से खाएगा तब ना, धीरे धीरे खाएगा तब ना खत्म होगा। सोचिए, वो खिचड़ी से ज्ञान लेता है चाणक्य, सोचता कि अरे अब तो इतना बड़ा मगध है भैया, तो हम जाकर के पहले घनानंदे को मारे लगेंगे तो छोड़ेगा हमको, फिर हमारा बापे नहीं कर देगा, सर काट के लटका देगा। तो अब चाणक्य समझने लगता है इस बात को, उसका माँ के बात पर अमल करता है कि भैया चाहे तो कितना बड़ा थरिया रहे खिचड़ी के, अगर धीरे धीरे खाएगा तो पूरा खत्म नहीं कर देगा। समझ गए। अब चाणक्य क्या करता, अब उसका धीरे 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 एंट्री मारता, पूरा घनानंद को पाटलिपुत्र में घेर करके चंद्रगुप्त से मरवा देता है। समझ गए। तो यही अब पहले इसको ले जाता है यहाँ से, इसका माँ से पूछता है चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को ले जाता है, शिक्षा दीक्षा दिलाता है जाकर के, कहाँ तक्षशिला में जाकर के ज्ञान लेता है, ये वहां सैनिक बनता है। उसके बाद ये कुछ दिन सिकंदर के सेना में एंट्री मार देता है चुपके से। अब बताएं कि जहर वाली बात, तो यही जहर जाकर के देता है और यही कहानियां फैलाता है ऐसे तक्षशिला में जाकर के। तो इसके अब तो उसका सिकंदर का सेना यहां से निकल गए लिया भाई, कट मार लिया है। लेकिन इसका जो एक पहलू बच गया है यहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर, इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे आएंगे। सिकंदर मान जाता है कि अब पार लगाना बस के बात नहीं है, लेकिन ये जो ससुर सेल्यूकस निकेटर है ना, सेल्यूकस निकेटर, ये कहता कुछ तो बात है, ऐसे कैसे हो रहा है कि सेना जा रहा है हमारा है? अभी समझता है कि कैसे हमारा सेना इधर से ऐसे ऐसे पार हो रहा है। तब जब ये समझता है बात को, ये कहता अच्छा ठीक है, अभी जब कह रहा है सिकंदर तो चलो ठीक है, लेकिन हम बाद में एक बार फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे जा करके। तो अब तो ये सेल्यूकस को बीच में एंट्री मरवाएंगे, कब 305 में एंट्री मरवाएंगे। अभी इसको स्थिर रहने देते हैं, अभी इसको राज करने देते हैं इस साइड। अब हम लोग एंट्री मार देते हैं इधर। अब आता है, इसको घेर उड़ के मार देता है, ठीक। तो अब चंद्रगुप्त जब इसको मार देता है, चंद्रगुप्त मौर्य इसको मार देता है, उसके बाद 322 ईसा पूर्व में ये सत्तारोहण करता है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब हम लोग कल यहाँ से मौर्य वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे, पूरे बढ़िया तरीका से एकदम। अब तो हम पहले तो चंद्रगुप्त का पता भी चल गया कि कौन था, कैसे था, आचार्य चाणक्य कैसे इसको दीक्षा दिए, ज्ञान दिए, और बहुत सारी जो भी बातें हैं। और इसका हम नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि टेलीग्राम आईडी है इसी पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो भी पॉइंट है जो इसमें दिया गया है, जो बचा है, जो समझाने का होगा, वैसा हम अलग बना देंगे वीडियो उस पे, और जो बचा है वो सारा आपको मिल जाएगा नोट्स। तो अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, और पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हम लोग कल 322 ईसा पूर्व से इसका स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को, घनानंद को तो ये मार ही देता है, समझ गए। उसके बाद देखेंगे कि कैसे 20 कन्या के बारे में, 20 कन्या के बारे में देखेंगे। तो चलिए ठीक है, कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।